हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू निश क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है निश क्लासेस में। एज यू ऑल नो वी हैव स्टार्टेड यूनिट 3 ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। उसका हमने आई थिंक फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया था, दैट इज़ चैप्टर नंबर 12। वी हैव ऑलरेडी डन चैप्टर नंबर 12। अगर आपने अभी नहीं देखा है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 12, तो आप पिछली वीडियो में जाके फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू परसेप्शन हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है, दैट इज चैप्टर नंबर 13। इसको थोड़ा लेआउट सेट करने दीजिए मुझे। ओके, आई थिंक इट्स परफेक्ट नाउ। सो लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर नंबर 13, दैट इज परसेप्शन। सो परसेप्शन, सबसे पहले परसेप्शन मतलब क्या होता है, परसेप्शन का मीनिंग क्या है। परसेप्शन इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल इंटरप्रेट्स and make sense of sensory information they receive from environment. It involves selecting, organizing, interpreting these inputs to create meaningful picture of the world around them. परसेप्शन बेसिकली एक इंडिविजुअल का इंटरप्रिटेशन होता है, किसी पर्सन का इंटरप्रिटेशन, जैसा आप फील करते हो अपने सेंसरी इंफॉर्मेशन से, जो भी आपने इन्वायरमेंट से देखा है। एक पर्सन है, देयर इज पर्सन ए, ये पर्सन है, ये जा रहा था रास्ते में और यहाँ से एक पर्सन और आ रहा था, उसके हाथ में एक बैग था और वो भाग के जा रहा था। तो इसने परसीव किया कि ये लेट हो रहा है, इसको एक तरह से अनुभूति हुई, उसने परसीव किया, इसने इंटरप्रेट किया इसको देख के कि ये ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तो दैट इज़ हिज परसेप्शन, इसने परसीव किया। तो जो भी आप इन्वायरमेंट में अपने अराउंड चीज़ें देखते हो, उनको सेंस करते हो, उसको इंटरप्रेट करते हो, उसका एक मीनिंगफुल मतलब निकालते हो, दैट इज़ परसेप्शन। इसमें आप क्या करते हो, सबसे पहले सिलेक्ट करते हो इन्फॉर्मेशन को, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हो, देन उसकी इंटरप्रिटेशन करते हो, उसका एक मीनिंगफुल मतलब निकालते हो, एक पिक्चर बनाते हो अपने दिमाग में। इन सिंपल टर्म, perception is how we understand and make sense of the things we see, hear, touch, taste and smell. सिंपल शब्दों में कहा जाए तो परसेप्शन का मीनिंग क्या है कि हम किसी चीज़ की सेंस निकालते हैं, उसका मीनिंग निकालते हैं। सेंस मीन्स मीनिंग निकालना, जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, छू सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, उसका परसेप्शन निकालते हैं, उसका एक मीनिंग निकालते हैं, एक मीनिंगफुल पिक्चर अपने दिमाग में इंटरप्रेट करते हैं। देन मूव ऑन टू द definition. Perception can be defined as the process by which individual organize, interpret their sensory impressions in order to give meaning to their environment. एक इंडिविजुअल पर्सन, एक पर्सन जब एक इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है अपने दिमाग में, उसकी पिक्चर क्रिएट करता है, इंटरप्रेट करता है, जो भी उसने देखा, सुना है या छुआ है या स्मेल किया है या फील किया है, जो भी उसकी सेंसरी इंफॉर्मेशन है, सेंसरी ऑर्गन से उसने देखा है। सेंसरी ऑर्गन्स आपके 5 तरह के होते हैं, ठीक है, टच, हियर, स्मेल। तो ये सारे ऑर्गन्स आप आंखों से देख सकते हो, कानों से सुन सकते हो, स्किन से फील कर सकते हो, नोज से स्मेल कर सकते हो और अपने मुंह से खा सकते हो, तो टेस्ट कर सकते हो। तो ये आपकी सेंसरी ऑर्गन्स है। जो भी सेंसरी इम्प्रेशन इन ऑर्गन्स पे जो इम्प्रेशन पड़ा है और उससे जो आप समझ पा रहे हो अपने इन्वायरमेंट यानी कि अपने सराउंडिंग्स के बारे में, दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेचर ऑफ परसेप्शन। अब परसेप्शन का नेचर कैसा रहेगा, सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव मीन्स कि आप अपने तरीके से लोगों को प्रिसीव कर सकते हो, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, अपने बिलीव्स, अपने इमोशंस के आधार पर आप लोगों का परसेप्शन क्रिएट कर सकते हो, उनकी एक इमेज क्रिएट कर सकते हो। आपके अपने एक्सपीरियंसेस आएंगे तो दैट इज सब्जेक्टिव। अगर कोई फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन होगी, सबूतों के आधार पर फैक्ट बेस्ड, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। इस इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन आपके नहीं चलने वाली, यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोसेस रहेगा आपका। आप अपने एक्सपीरियंस, अपने बिलीव, जो जितनी आपकी सूझबूझ है, जितनी आपकी सोच समझ है, जैसे आपके इमोशंस हैं, उसके बेसिस पे आप सब्जेक्टिव वे में उस चीज़ को जज करोगे, अपना परसेप्शन क्रिएट करोगे। देन ये सिलेक्टिव प्रोसेस होगा।
आप उस इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करोगे जो आपके ज़रूरत के लिए है। आप उस इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर दोगे जिस इंफॉर्मेशन की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। देन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस है, आप जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव करते हो उससे एक सेंस क्रिएट करते हो, उन पैटर्न्स को साथ में लेके आते हो, आपने अलग अलग चीज़ें देखी है और एक मीनिंगफुल पिक्चर एक क्रिएट करते हो जिसको आप समझना चाहते हो। देन इंटरप्रेटिव प्रोसेस है, आप इसमें इंफॉर्मेशन को जो भी देखते हो या सुनते हो उसको इंटरप्रेट करते हो, उसका एक आधार निकालते हो, एक उसका मीनिंगफुल वे निकालते हो। देन डायनेमिक प्रोसेस है, इट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस बिकॉज इट कैन चेंज ओवर अ टाइम। आपका परसेप्शन, आपका किसी के रिगार्डिंग एक इमेज जो है, आप किसी पर्सन को आपने 1 साल पहले देखा था, आप सोचते थे ये तो ऐसा ही है, फालतू का इंसान है, लेकिन आज आप उसको देख रहे हो तो वो काफ़ी अच्छा सुधर चुका है, काफ़ी अच्छा बन चुका है, तो आपका परसेप्शन चेंज हो गया। मीन्स डायनेमिक मीन्स चेंजिंग। तो डायनेमिक मतलब कि आपका परसेप्शन चेंज भी हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे न्यू एक्सपीरियंसेस ऐड होते जाएंगे, जैसे जैसे नई नई चीज़ें आती जाएंगी, जैसे जैसे आपके एनवायरनमेंट में चेंजेस होते जाएंगे, उस तरह से आपके परसेप्शन में भी चेंजेस होते जाएंगे, आपके ख्यालातों में भी चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। सो इट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस। देन वी हैव इम्पोर्टेंस ऑफ परसेप्शन। तो परसेप्शन की इम्पोर्टेंस क्या है, इससे हम अपने इन्वायरमेंट को समझ सकते हैं, बिहेवियर को गाइड कर सकते हैं। इससे जो पिछला चैप्टर हमने किया उसमें हमने यही देखा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन की मैं बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना था, किसी पर्टिकुलर पर्सन का हो सकता है या उस पर्सन का ग्रुप में कैसा बिहेवियर है, वो किस तरह से बाकी ग्रुप से कम्युनिकेट करता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स कैसे हैं। तो परसेप्शन के थ्रू हम बिहेवियर को भी गाइड कर सकते हैं, उसका परसेप्शन चेंज कर सकते हैं। अगर हमें अपना बिहेवियर चेंज करना है, अगर अपने ऊपर बात लेके देखें, जब आपको डेंजर फील होता है जहाँ पे, तो वो आप चीज़ अवॉइड करते हो, तो इस तरह से आप अपना परसेप्शन बना लेते हो कि ये चीज़ खतरनाक है, मुझे ये काम नहीं करना है, तो इस तरह से आपका बिहेवियर गाइड होता है, आप अपने बिहेवियर को दिशा दे सकते हो। देन इम्प्रूव कम्युनिकेशन, आप जैसा परसेप्शन आप किसी पर्सन के रिगार्डिंग बनाओगे, जैसा पर्सपेक्टिव आपका उसके रिगार्डिंग होगा, उस तरीके से आपका कम्युनिकेशन भी इन्फ्लुएंस होगा। आप बेटर कम्युनिकेशन कर पाओगे अगर आप दूसरे पर्सन को एक अच्छे पर्सपेक्टिव से देखोगे, एक अच्छे नज़रिए से देखोगे। देन आते हैं हम अफेक्ट डिसीजन मेकिंग। अब परसेप्शन जैसा आपका बना होगा, जैसा आप दूसरी पर्सन के बारे में या सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो, वेदर इट इज़ गुड और बैड, वैसा आपका डिसीजन वहाँ पे निकल के आएगा। इन्फ्लुएंस रिलेशनशिप्स, आपके रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस होते हैं परसेप्शन की वजह से। अगर परसेप्शन आपका किसी पर्सन के रिगार्डिंग अच्छा बना है तो उसके साथ आप बेटर रिलेशनशिप्स क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज आपके बुरे रिलेशनशिप्स भी बन सकते हैं। तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन परसेप्शन, हाउ वी प्रिसीव अदर पर्सन। देन आते हैं हम परसेप्शन का प्रोसेस कैसा होता है, हम परसेप्शन बना कैसे सकते हैं। सबसे पहले प्रोसेस में हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है परसेप्चुअल इनपुट। परसेप्चुअल इनपुट मीन्स कि जब हमारे अंदर सामने से देखने पे कोई चीज़ें हम रिसीव कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, हमें कुछ चीज़ें फील हो रही हैं, जैसे कि हम कुछ चीज़ें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, सेंसरी इंफॉर्मेशन आएगी, टेस्ट कर सकते हैं। तो जो भी आप अपनी सेंसरी ऑर्गन से फील कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, ये आपके अंदर एक इनपुट आ रहा है। जैसे आप कंप्यूटर में इनपुट डालते हो, आप कंप्यूटर में कुछ चीज़ें लिखते हो, उसमें इनपुट करते हो, वैसे ही आपकी बॉडी के अंदर इनपुट आ रहा है अबाउट सम सिचुएशन, अबाउट सम पर्सन और अबाउट योर इन्वायरमेंट। तो आपका ब्रेन जो है उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, दैट इज़ परसेप्चुअल इनपुट। देन परसेप्चुअल मैकेनिज्म आपका सेकेंड पॉइंट आता है। परसेप्चुअल मैकेनिज्म इज योर सेकंड पॉइंट। अब परसेप्चुअल मैकेनिज्म में आपके अलग अलग पॉइंट्स आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट आपका आएगा परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी। आप सिलेक्ट करोगे एक्सटर्नल फैक्टर्स को उनकी बेसिस पे, जैसे उनका साइज कितना बड़ा है, इंटेंसिटी कैसी है, कैसा कलर है, कैसा लाउड नॉइस निकाल रहा है। आपने नोटिस किया होगा अगर कोई ऐसे बस जा रही है और वो बहुत ज़ोर से हॉर्न बजा रही है और आपको बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही है, तो उसकी इंटेंसिटी से आपको फील हो जाता है कि ये बस रास्ता मांग रही है और आप अपना जो भी व्हीकल है साइड कर लेते हो और बस निकल जाती है। जैसे एम्बुलेंस जा रही हो तो वो हॉर्न बजाती हुई जा रही है, दैट मीन्स वो अर्जेंसी में है, तो उनके अर्जेंट नेचर को देख के आप साइड हो जाते हो और एम्बुलेंस निकल जाती है। तो इस तरह से इंटेंसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं। देन रिपीटिशन, कोई चीज़, कोई एड्स आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं, फ़ोन चला रहे हो और बार बार एक चीज़ की ऐड आ रही है, तो इससे भी आपका परसेप्शन इंक्रीज होता है, बनता है, आप उस चीज़ को सिलेक्ट कर लेते हो, कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में बैठ जाती है।
देन परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी में एक्सटर्नल फैक्टर्स में और चीज़ें आती है। स्टेटस कैसा है, किसी पर्सन का स्टेटस अच्छा होता है वो आपको अट्रैक्ट करता है, वैसे उस चीज़ को आप सिलेक्ट कर लेते हो। कॉन्ट्रास्ट कैसा है, वो दूसरों से कैसे उभर के आ रहा है, दूसरों से कैसे अलग है, उसकी मूवमेंट कैसी है। नोवेलिटी, फेमिलियरिटी, वो किस तरह से फेमिलियर है, क्या पता आप उसको पहले से जानते हो, उसका नेचर कैसा है। देन आ जाते हैं हम इंटरनल फैक्टर्स पे। परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी जो ए पॉइंट है आपका परसेप्चुअल मैकेनिज्म में, इसमें एक्सटर्नल फैक्टर हमने कर लिया, अब हम करेंगे इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में आपकी इंटरनल चीज़ें क्या क्या इफेक्ट करेंगी, लाइक लर्निंग, आपने पहले क्या सीखा है, आपने जो सीखा हुआ है, जो पढ़ा है पहले से, उसके ऊपर आप ज़्यादा अटेंशन पे करोगे। एंड मोटिवेशन, आपके अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए कि आपको कुछ बनना है, आपको कुछ करना है, तो आप उसके लिए पढ़ोगे। देन आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स कैसे हैं, आपको पेरेंट्स से क्या क्या मिला है, उस तरह से भी हम देख सकते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो, आपको पता है कि मुझे यूनिवर्सिटी पोजीशन लेके आनी है, तो आप अच्छे से पढ़ोगे। तो पर्सनैलिटी भी कहीं कहीं डिपेंड करती है परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी में। आप चीज़ों को ग्रैब कर रहे हो, ग्रास्प कर रहे हो नॉलेज, तो यहाँ इंटरनल चीज़ें आपकी बहुत सारी डिपेंड करेंगी। देन आ जाते हैं हम परसेप्चुअल मैकेनिज्म में बी पॉइंट पे, दैट इज परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। अब इन्हीं चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज करोगे, जो रिसीव किया आपने, इनपुट किया, परसेप्चुअल इनपुट किया है, उसके बाद परसेप्चुअल मैकेनिज्म में आपने सिलेक्ट किया कुछ चीज़ों को, कुछ जो चीज़ें आपने रखनी थी वो रख ली, बाकी की चीज़ें आपने बाहर फेंक दी जो आपके मतलब की नहीं थी, जो इंपॉर्टेंट नहीं थी। तो इसमें सबसे पहले आता है फिगर्स एंड ग्राउंड। अब इसको ऑर्गेनाइज करोगे इंफॉर्मेशन को, आप किस तरह से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, उनको अलग अलग जगह पे किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखोगे। तो इसमें ग्रुपिंग करोगे सबसे पहले, परसेप्चुअल ग्रुपिंग उसको कहा जाता है। आप सिमिलर चीज़ों को अलग रखोगे, जो चीज़ें करीब है, प्रॉक्सिमिटी मीन्स दूरियाँ, तो जो चीज़ें जितनी क्लोज है, जितनी दूर है एक दूसरे से, उनको उस बेसिस पे आप रखोगे। देन क्लोजर, उनके बीच में कितना गैप है, कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ अलग अलग चीज़ें मिलके, छोटे छोटे आपको ऑब्जेक्ट्स मिले, वो मिलके एक पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट बनाते हैं। या फिर कुछ इंफॉर्मेशन आपको टूटी फूटी यहाँ से मिली, वहाँ से मिली, उसको आपने कंबाइंड किया, एंड कंबाइंडली आपको एक पूरी इंफॉर्मेशन पता चल गई कि हाँ ये बात हुई थी। तो क्लोजर के बेसिस पे। देन कंटिन्यूटी, जो चीज़ें बार बार अनब्रोकन पैटर्न्स में बार बार आपके पास रिपीट होंगी, उनको आप एक साइड पे रखोगे। ये सब प्रोसेस आपके दिमाग में चल रहा है किसी के परसेप्शन रिगार्डिंग, परसेप्शन बनाने के लिए। देन परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में नेक्स्ट पॉइंट आता है परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी। डिस्पाइट चेंजेस इन अपीयरेंस वी परसीव ऑब्जेक्ट एज कांस्टेंट। कॉन्स्टेंसी का मतलब है आप ऑब्जेक्ट्स को कांस्टेंट परसीव करते हो। आपने जो जैसे आप एक ट्राइंगल देख रहे हो, अगर आप इस साइड से देखोगे तब भी वो आपको ट्राइंगल दिखेगा, इस साइड से देखोगे तब भी ट्राइंगल दिखेगा, इस साइड से देखोगे तब भी ट्राइंगल दिखेगा, इसकी 3 साइड्स होंगी। तो आप शेप के बेसिस पे उनको अलग रखोगे, चाहे आप एंगल चेंज कर दो, लेकिन आपके देखने का नज़रिया नहीं बदलेगा। देन साइज कॉन्स्टेंसी में आप अगर इसको पास से देखो, अगर आपकी इसकी डायमेंशंस पता है तो भी आप बोलोगे इतनी इसकी सेंटीमीटर डायमेंशंस है, अगर इसको पास से जाके देखोगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि इसकी इतनी डायमेंशंस है। तो आप साइज, शेप एंड कलर, अगर आपको कलर मालूम है तो भी उसको आप एज इट इज़ परसीव करोगे, चाहे दूर से देखो चाहे पास से देखो। देन आ जाते हैं हम परसेप्चुअल कंटेक्स्ट एंड परसेप्चुअल डिफेंस। परसेप्चुअल कंटेक्स्ट क्या होता है कि आप किसी चीज़ को, द कंटेक्स्ट इन विच वी सी समथिंग अफेक्ट्स हाउ वी परसीव इट। जिस तरह से हम किसी चीज़ को देखते हैं उस तरह से हम उसको परसीव करते हैं। जब आपने किसी पर्सन को देखा, उसके अपीयरेंस से जज कर लिया आपने कि इस पर्सन ने ये कपड़े पहने, दैट मीन्स ये यहाँ से बिलोंग करता है, ये ऐसा होगा वैसा होगा, दैट इज परसेप्चुअल कंटेक्स्ट। देन परसेप्चुअल डिफेंस में क्या होगा, वी मे सबकॉन्शियसली ब्लॉक आउट और डिसॉर्ट इंफॉर्मेशन दैट थ्रेटनिंग और अनप्लीजेंट। डिफेंस में आप क्या करोगे, जो चीज़ें आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए ठीक नहीं है या अनप्लीजेंट है, उसको आप अवॉइड करने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पे भी परसेप्शन होता है, परसेप्शन आपका इन्फ्लुएंस हो जाएगा। आप डिफेंस कर रहे हो, आपको उस चीज़ में नहीं जाना है, जबकि आपको वो चीज़ जाननी चाहिए। आप कहीं बार मान लीजिए क्लास में आज टेस्ट है, क्लास टेस्ट है, लेकिन आपका परसेप्चुअल डिफेंस कह रहा है कि मुझे क्लास टेस्ट देना ही नहीं है, अदरवाइज मेरे गंदे मार्क्स आ जाएंगे, बट आपको ये चीज़ फेस करनी चाहिए थी, दैट इज़ परसेप्चुअल डिफेंस। आपको अनप्लीजेंट लगा, आपको लगा मेरे लिए तो टेस्ट बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मैं टेस्ट दूंगा ही नहीं, मैं एग्ज़ाम में नहीं बैठूंगा, दैट इज़ परसेप्चुअल डिफेंस। और वो चीज़ गलत हो जाती है वहाँ पे, और आपका परसेप्शन गलत बन जाता है
कि मुझे तो आता ही नहीं है कुछ भी। क्या पता आप एक बार टेस्ट देख के देखते, आप एग्ज़ाम में बैठे होते तो आपको पता चल जाता कि मुझे ये चीज़ें आती हैं या नहीं आती, आप अपने आप को अच्छे से जज कर पाते। देन परसेप्चुअल इंटरप्रिटेशन, उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करने के बाद आप थर्ड स्टेप में आ जाते हैं, वेयर यू कैन इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन। आप उस ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हो, उसका एक मीनिंगफुल पिक्चर निकालते हो बाय इंक्लूडिंग योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, एक्सपेक्टेशंस एंड करंट सिचुएशन। जिस सिचुएशन में आप हो, जैसी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसे आपके पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं, इनके बेसिस पे उस इंफॉर्मेशन को आप इंटरप्रेट करोगे। देन डी पॉइंट आपका आ जाता है चेकिंग, एंड ई पॉइंट इज रिएक्टिंग। आप चेक करोगे, वेरीफाई करोगे जो आपने प्रिसीव किया था, जो आपने सेंस किया था, वो इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है, फैक्ट बेस्ड है या नहीं है। वैसे तो ये सब्जेक्टिव प्रोसेस है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन ट्रू है या फॉल्स है, आपको ट्रुथ निकालनी है वहाँ पे। फिर आप रिएक्ट करोगे, उसके अकॉर्डिंग अपना एक परसेप्शन फॉर्म करोगे। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग परसेप्चुअल सेट। आपका परसेप्शन किस तरह से चेंज हो सकता है। तो चेंज होने के लिए भी आपको दो तरह की चीज़ें चाहिए। एक तो प्रिसीवर के बेसिस पे, अगर मैं परसेप्शन बना रहा हूँ किसी स्टूडेंट के रिगार्डिंग, तो मैं प्रिसीवर हुआ, तो मैं प्रिसीव करूँगा स्टूडेंट को। तो एक तो मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होंगी, तो उस बेसिस पे नीड एंड मोटिवेशन, मुझे क्या नीड है, मेरा क्या मोटिवेशन है उस पर्सन को जानने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देखूंगा कि मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो इनको जानने की मुझे नीड है। मेरा मोटिवेशन ये है कि मुझे सिलेबस करवाना है, इनको अच्छे से पढ़ाना है। तो इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहीं ना कहीं उनका नेचर समझने की कोशिश करूंगा, स्टूडेंट्स को समझने की कोशिश करूंगा। आ नीड और डिज़ायर कैन हैवीली इन्फ्लुएंस व्हाट वी परसीव। जैसी हमारी नीड्स होंगी, जैसी हमारी मोटिवेशन होगी, ये सब चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है कि हम चीज़ों को किस तरह से प्रिसीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हंग्री पर्सन माइट बी मोर लाइकली टू नोटिस फूड रिलेटेड स्टिमुली। अब आप अगर भूखे हो तो आपको बार बार खाने की स्मेल आएगी, तो आपको और ज़्यादा भूख लगेगी। तो नीड एंड मोटिवेशन डिपेंड करती है कि आप सिचुएशन को किस तरह से प्रिसीव कर रहे हो। देन वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसीवर में दूसरा पॉइंट आपका आता है सेल्फ कंसेप्ट। आपका खुद का कंसेप्ट कैसा है, आप सेल्फ स्टीम्ड हो, आप चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हो या नहीं करते हो। आप अगर लो एस्टीम्ड हो तो आप चैलेंजेस को थ्रेट समझते हो। अब आपने देखा होगा क्लास में कुछ बच्चे होंगे जिनका सेल्फ एस्टीम ज़्यादा है, तो वो चैलेंजेस को और अपॉर्चुनिटीज़ को स्पोर्टिंगली लेते हैं, वो उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन लो एस्टीम वाले बच्चे ऐसे होंगे जिनको जो चैलेंजेस अगर आ जाए तो उनको वो एक तरह से नुकसान लगेंगे, उनका नुकसान फील होगा उनको। देन पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे हैं आपके, आपने पास्ट में क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, उस बेसिस पे भी आप अपने परसेप्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आपका परसेप्शन इन्फ्लुएंस हो जाता है। इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभावित होना। देन हम आ जाते हैं करंट साइकोलॉजिकल स्टेट। अगर आप रिसीवर हो, आप परसेप्शन बना रहे हो, तो आप इस समय किस सिचुएशन से गुजर रहे हो। आप स्ट्रेस में हो, अगर आप स्ट्रेस में हो तो आपको हर सिचुएशन बुरी लगेगी, चाहे वो खुशी का पल ही क्यों ना हो, तब भी आपको उसमें दुख नज़र आएगा। देन आपके बिलीव कैसे हैं, आप किसी पर्सन ने आपको धोखा दिया है, उसकी वजह से आपको हर चीज़ लगता है कि ये ट्रस्ट वर्दी नहीं है। आपको लगता है कि आप हर चीज़ में शक करते हो, हर चीज़ में नुक्स निकालते हो। दैट इज़ योर बिलीव। और ये सब डिपेंड करता है आपके साइकोलॉजिकल स्टेट एंड आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के ऊपर। देन वी हैव एक्सपेक्टेशन। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप क्या चाहते हो, कि आपको क्या चाहिए, उस तरह से आपका परसेप्शन इन्फ्लुएंस होता है। अगर मुझे पता है कि ये चीज़ बुरी है, लेकिन मुझे पता है ये चीज़ अच्छी है, लेकिन दोनों चीज़ों में मुझे पता है कि मुझे यही चाहिए, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे यही चीज़ चाहिए, जबकि वो बुरी भी हो, तब भी मेरा परसेप्शन इन्फ्लुएंस हो जाता है। मैं इस चीज़ को इग्नोर कर दूंगा और उस चीज़ को सिलेक्ट कर लूँगा। देन मैं किस सिचुएशन में हूँ, अगर आप जिस सिचुएशन में होते हो, आपका करंट जो सिचुएशन चल रही है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो उसमें आप कैसे एक्शंस लेना चाहते हो, वो आपके परसेप्शन को डिपेंड कर इन्फ्लुएंस करता है। देन कल्चरल अपब्रिंगिंग, आप कौन से कल्चर से आते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो। जैसे आपके सर्टेन जेस्चर्स और बिहेवियर जो होते हैं वो डिफरेंटली इंटरप्रेट किए जाते हैं अदर कल्चर्स में। फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे हेलो करो,
तो वहाँ अगर आप यूरोप वगैरह में चले जाओ इसका मतलब कुछ और होता है। अगर आप ऐसे थम्स अप दिखाते हो दैट मीन्स ओवर, और यहाँ पे इसका मतलब होता है कि ओके। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरह से प्रिसीव किया जा रहा है। वैसे कलर में भी कल्चरल अपब्रिंगिंग आ जाती है। अगर आप वाइट कलर वियर करते हो दैट मीन्स इंडिया में किसी की डेथ हुई है, लेकिन यहाँ पे इंडिया में तो उसको डेथ समझा जाता है। लेकिन वहीं पे अगर आप बाकी कल्चर्स में देख लो, अमेरिकन या वेस्टर्न कल्चर में देख लो आप, तो वेस्टर्न कल्चर में वाइट को आप कहाँ पहनते हो, मैरिज में, ठीक है। इन कपड़ों को आप मैरिज में पहनते हो, वहाँ पे ब्लैक गलत माना जाता है। तो ये सब कल्चरल अपब्रिंगिंग में आता है। तो इस ये भी चीज़ें आपके परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करती हैं। देन वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रिसीव्ड, जिसको हम प्रिसीव कर रहे हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहले तो मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रिसीवर। प्रिसीवर वो पर्सन है जो परसेप्शन बना रहा है, और प्रिसीव्ड वो पर्सन है, प्रिसीव्ड कौन सा पर्सन होगा, जिसके बारे में आप परसेप्शन, धारणा बना रहे हो। धारणा, परसेप्शन बेसिकली मीन्स धारणा, ठीक है। तो जिसके बारे में आप धारणा बना रहे हो वो पर्सन जो होगा उसको हम बोलेंगे प्रिसीव्ड। अब उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके क्या क्या फीचर्स है, यूनिकनेस एंड डिस्टिंक्टिवनेस, वो कैसे दूसरों से अलग है, कैसे यूनिक है, कैसे आप उसको दूसरे लोगों से अलग देख पा रहे हो, उसका अपीयरेंस कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, देन उसका स्टेटस कैसा है, वो सोसाइटी में कहाँ से बिलोंग करता है, हाई स्टेटस से बिलोंग करता है। अगर हाई स्टेटस है तो उसको आप डिफरेंटली प्रिसीव करोगे, आपको वो ज़्यादा अच्छा लगे। लो स्टेटस से है तो मे बी शायद आपका ओपिनियन उतना ज़्यादा पॉजिटिव ना रहे। देन परसेप्शन में हम आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिचुएशन। थर्ड फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है वो होती है सिचुएशन। आपका फिजिकल सेटिंग्स कैसी है, आप कैसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो। जैसे डिम लाइट रूम में आप किसी को ज़्यादा मिस्टीरियस समझ सकते हो। आपने देखा होगा मूवीज़ में से अगर आप साउंड हटा दो, जो हॉरर मूवीज़ होती हैं, आपकी हॉरर मूवीज़ होती है, इसमें से साउंड को आप म्यूट कर दो, ठीक है, तो आपको डर बिल्कुल नहीं लगेगा। लेकिन वहीं जब आप साउंड के साथ देखोगे तो आपको डर लगता है, बिकॉज ऑफ फिजिकल सेटिंग, दीज आर फिजिकल सेटिंग्स। तो उस हिसाब से आप सिचुएशन को प्रिसीव करते हो, जैसा आपका इन्वायरमेंट, जैसे आप फिजिकल सेटिंग्स में जिस जगह पे आप बैठे होते हो। देन सोशल सेटिंग्स, वो कहाँ से आता है पर्सन, उसको आपका पीयर प्रेशर कैसा है, जैसे वो पर्सन किन लोगों के साथ काम कर रहा है, तो वो भी इंसान कहीं ना कहीं उन लोगों से इन्फ्लुएंस होगा। तो ये आपका परसेप्शन भी इन्फ्लुएंस करेगा। अगर यहाँ पे सोशल सेटिंग का मतलब है, अगर मेरी क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं, उनका ग्रुप बहुत गंदा है, तो यहाँ पे ये एक अच्छा स्टूडेंट भी होगा, लेकिन मैं प्रिसीव करूँगा ये इनका फ्रेंड है, ये भी इनके जैसा होगा। तो मैंने अपना परसेप्शन क्रिएट कर लिया उसकी सोशल सेटिंग्स की वजह से। देन टाइमिंग क्या चल रही है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। समथिंग हैपन्स एट एन अनएक्सपेक्टेड टाइम माइट बी प्रिसीव्ड मोर स्ट्रांगली। आप कुछ अनएक्सपेक्टेड टाइम पे हो जाए, उसको आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली प्रिसीव करते हो। कैसे, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी भूकंप आ जाए तो एकदम से उस हमारा परसेप्शन बन जाएगा कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, या फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाए आपके वर्क प्लेस पे, यहाँ पे ये चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं आपके परसेप्चुअल सेट को। देन आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट, दैट इज परसेप्चुअल आउटपुट। अब परसेप्चुअल आउटपुट जो है आपका निकल के आता है बाद में। कैसे निकल के आएगा, आप सबसे पहले इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करोगे, आपने कैसे प्रिसीव किया, क्या नोटिस किया, उसके बाद उसके रिगार्डिंग आप जजमेंट क्रिएट करोगे। देन उसके बाद आपका बिहेवियरल रिस्पॉन्स रहेगा परसेप्चुअल आउटपुट में। फाइनली आप उस पर्सन के अगेंस्ट उस पर्सन को रिस्पॉन्स दोगे। उसको प्रिसीव करने के बाद, उसके बाद बारे में धारणा बनाने के बाद, मेरा जो स्थिति थी परसेप्चुअल, जो प्रिसीवर था, प्रिसीवर की जो स्थिति थी, उन सबको देखते हुए उसके बाद मैंने प्रिसीव्ड उसकी स्थिति देखी, उसके बाद मैंने एक परसेप्चुअल आउटपुट क्रिएट कर लिया। अब मैं उसको रिस्पॉन्स करूँगा। अब जो भी मेरे को उसके बारे में धारणा बनी है मेरे दिमाग के अंदर, जो उसकी इमेज बनी है बेसिकली, तो उसके बेसिस पे मैं उस इमेज के बेसिस पे, उसकी जो इमेज क्रिएट हुई है मेरे दिमाग में, उसको मैं क्या करूँगा, रिस्पॉन्स करूँगा, उसके साथ वार्तालाप करूँगा, उसके साथ बातें करूँगा। देन आ जाते हैं
परसेप्चुअल एरर एंड डिस्टॉर्शन क्या होता है? परसेप्चुअल एरर एंड डिस्टॉर्शन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेफर्स टू द इनएक्यूरेसीज और बाइसेस दैट अकर्स व्हेन इंटरप्रेटिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन। जैसे हमने परसेप्चुअल प्रोसेस में हमने पढ़ा कि सबसे पहले सेंसरी इंफॉर्मेशन, हम जो भी सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू फील करते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो भी हमने फील किया है सेंसरी इंफॉर्मेशन के थ्रू, उसमें जब हम थोड़े से बायसेस ले आए, भेदभाव करें हम थोड़ा सा, कोई पर्सन है वो अच्छा नहीं है लेकिन मेरा रिश्तेदार है उसको मैं ज़्यादा सपोर्ट करूं, यहाँ पे उसको हम बोलेंगे परसेप्चुअल एरर या डिस्टॉर्शन। बेशक मुझे पता है कि वो पर्सन अच्छा नहीं है लेकिन मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, दैट इज़ परसेप्चुअल एरर। और वो एरर आया क्यों है? भेदभाव की वजह से आया, पार्शियलिटी की वजह से, बायस की वजह से, मैं उस पर्सन के प्रति बायस हूँ, दैट इज परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन। देन परसेप्चुअल एक्यूरेसी किस तरह से लेके आए? अब परसेप्चुअल एक्यूरेसी चाहिए, किसी पर्सन के बारे में धारणा बनानी है, उसकी इमेज क्रिएट करनी है, तो वहाँ पे हमें एक्यूरेसी चाहिए, एक हम चाहते हैं सही इमेज उसकी क्रिएट हो, लेकिन कुछ बैरियर्स आ जाते हैं, कुछ रुकावटें आ जाती है, जैसे सिलेक्टिविटी परसेप्शन। सिलेक्टिव परसेप्शन में हम क्या करते हैं, सिर्फ उन्हीं एस्पेक्ट्स के ऊपर, उन्हीं सिचुएशन या उन्हीं पर्सन के ऊपर फोकस करेंगे जो हमें पसंद है, जिनके ऊपर हम फोकस करना चाहते हैं, वाइल अदर जो चीज़ें होंगी उनको हम इग्नोर कर देंगे। पीपल ऑफन प्रिसीव व्हाट दे वांट टू सी और व्हाट अलाइंस विद देयर बिलीव्स। जो मेरे को देखना है मैं उसी के ऊपर फोकस करूँगा, या फिर जो मेरे बिलीव्स के अकॉर्डिंग है उसी के ऊपर फोकस करूँगा, बाकी रियलिटी को मैं इग्नोर करूँगा, उसके लिए बायस रहूँगा। तो ये कहीं ना कहीं एक रुकावट आ गई, एक बैरियर आ गया, बैरियर मीन्स रुकावट। तो यहाँ पे परसेप्चुअल एक्यूरेसी, जो मेरी इमेज बनाने का प्रोसेस है, मेरे को एक्यूरेसी लेके आनी है, उसमें ये रुकावट आ रही है। फर्स्ट इज सिलेक्टिव परसेप्शन, मैंने सिलेक्ट कर ली चीज़ें, मैं बायस हो गया, तो यहाँ पे मेरा परसेप्शन सही नहीं बन पाया। दूसरी चीज़ आती है attribution. Attribution refers to how people explain the cause of behavior, either their own or others. अब लोग मुझे किस तरह से आके किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में बताते हैं, यहाँ पे मैं वैसे उस चीज़ को प्रिसीव करूँगा। मान लो दो बच्चों के बीच में लड़ाई हो गई, अब मुझे बाकी की क्लास ने आके बताया कि ये ए वाला पर्सन जो है ये बहुत बुरा है, ये बहुत बुरा है, सभी ने मुझे यही बताया, तो मेरा परसेप्शन बन गया कि ए वाला बुरा है, जबकि बी वाला बहुत बुरा था, लेकिन ये बाकी सबका फ्रेंड था तो सभी ने इसको डिफेंड कर लिया, और इस पर्सन के लिए मैंने एट्रीब्यूशन लगा दिया, और ये मेरे परसेप्शन में एक बैरियर आ गया, मैं उसको एक्यूरेटली परसीव नहीं कर पाया। जैसे एक आता है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर्स, इट अकर्स व्हेन इंडिविजुअल ओवर एम्फसाइज पर्सनल ट्रेट्स एंड अंडर एस्टिमेट सिचुएशनल फैक्टर्स व्हेन एक्सप्लेनिंग अदर्स बिहेवियर। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आप दूसरे की पर्सनल ट्रेड्स को ना देखते हुए आप किस पे एम्फसाइज कर रहे हो, किस पे जोर डाल रहे हो, आप यहाँ पे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो सिचुएशनल फैक्टर्स को। सिचुएशन क्या थी एक्चुअल में, बस आपका ये फ्रेंड है इसलिए आपने इसको बचा लिया, लेकिन इसको आपने फंसा दिया क्योंकि ये आपका फ्रेंड नहीं था, आपने सिचुएशन नहीं देखी, यहाँ पे लड़ाई हो रही थी, बहुत गंभीर लड़ाई हो रही थी, आपने इस सिचुएशनल फैक्टर को इग्नोर कर दिया, सिचुएशन को इग्नोर कर दिया, आपने सिचुएशन की गंभीरता को नहीं देखा, आपने बस ये देखा कि आपका फ्रेंड था, आपने पर्सनल ट्रेट्स को बेसिस पे उस चीज़ को अंडर एस्टिमेट कर लिया, बाकी के सिचुएशन फैक्टर्स को। तो मेरे के पास गलत इन्फॉर्मेशन भेजी, वहाँ से मेरे पास एक फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर आ जाता है, जिसकी वजह से मेरी परसेप्चुअल एक्यूरेसी में एक बैरियर आ जाता है, मैं परसीव अच्छे से नहीं कर पाता हूँ। देन सेल्फ सर्विंग बायसेस आते हैं, कुछ बायसेस ऐसे होते हैं जो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आप बायस ले आते हो, आपको लगता है कि आप ये काम नहीं कर पाओगे, वहाँ पे आपका सेल्फ सर्विंग बायस आएगा। कई बार एक्सटर्नल फैक्टर होता है, आपको लगता है कि ये बैड लग है मेरे लिए ये चीज़, तब आपका बायस आ जाता है, ठीक है। कोई कलर हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो वहाँ पे आप उस अच्छी चीज़ को भी शायद इग्नोर कर जाओ। देन स्टीरियोटाइपिंग, जो आप सुनते आ रहे हो, बार बार रिपीटेडली सुनते आ रहे हो, उसके अकॉर्डिंग भी आपका परसेप्शन कहीं बन जाता है। हालो इफेक्ट होता है, एक पर्सन ने बुरा काम कर दिया तो अब मैंने पूरा साल सोच लिया कि ये तो है ही गलत पर्सन, ही इज़ अ बैड पर्सन, तो मैंने बस प्रिसीव कर लिया, एक चीज़ की, एक गलती की वजह से, एक प्रॉब्लम की वजह से मैंने उसको हॉल पूरी तरह से गलत साबित कर दिया, गलत मान लिया, अपने मन में एक परसेप्शन बना लिया कि ये बच्चा तो गलत ही है। तो इसको बोलते हैं हालो इफेक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ वन कैरेक्टरिस्टिक्स
आप उसको पूरी तरह से उसके हर अच्छी चीज़ को इग्नोर करके बस हालो इफेक्ट के थ्रू आप सोचोगे कि बाकी चीज़ों में भी बुरा होगा, बट ऐसा नहीं हो सकता। मे बी वो बाकी चीज़ों में अच्छा हो लेकिन उसने सिर्फ एक काम गलत किया हो। दैट इज़ हालो इफेक्ट। देन प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन भी एक बैरियर है। यहाँ पे आप क्या करते हो, व्हेन पीपल एट्रीब्यूट देयर ओन थॉट्स फीलिंग्स और मोटिव्स to someone else. For instance, if you are dishonest, you might suspect others of being dishonest as well. अब आप क्या करते हो, बाकियों का प्रोजेक्शन भी अपने को देख के करते हो। आपको लगता है कि मैं झूठ बोलता हूँ तो बाकी भी झूठ बोलते हैं, मैं सच बोलता हूँ तो बाकी भी सच बोलते हैं। यहाँ पे भी परसेप्चुअल एक्यूरेसी में बैरियर आ जाता है। देन परसेप्चुअल सेट is an predisposition to perceive things in a certain way. आप पहले से आपके मन में किसी के प्रति धारणा बन के बैठी हुई है कि ये पर्सन ऐसा है। ये मेंटल फिल्टर होता है एक तरह से। अगर वो पर्सन आपसे अच्छे से बात भी कर रहा है, अच्छे से भी बोल रहा है, तब भी आपके दिमाग में पहले से उसके बारे में एक इमेज क्रिएट हो चुकी है कि ये पर्सन गलत है। दैट इज़ परसेप्चुअल सेट। पहले से एक सेट आपके दिमाग में बैठा हुआ है उस पर्सन के रिगार्डिंग। देन हम आ जाते हैं इम्प्लिसिट पर्सनैलिटी थ्योरी। इम्प्लिसिट पर्सनैलिटी थ्योरी के दिस theory suggests that people have preconceived notions about how different personality traits are related. For example, if someone is kind, you might also assume they are generous. This assumption can lead to inaccurate perception of others. आप देखिए, आपको लगता है, यहाँ पे एग्जाम्पल से ही समझ आ रहा है, आपको लगता है कि कोई पर्सन जो है वो बहुत काइंड है, अच्छे नेचर का है, और आपने उसको एज्यूम कर लिया कि वो जेनरस भी है। बस ज़रूरी नहीं कि कोई पर्सन काइंड हो वो जेनरस भी हो। तो यहाँ पे इनएक्यूरेट परसेप्शन आपका बन जाता है। देन एक्सपेक्टेंसी रेफर्स टू द आइडिया दैट व्हाट वी एक्सपेक्ट टू सी और एक्सपीरियंस कैन बी इन्फ्लुएंस व्हाट वी एक्चुअली प्रिसीव। जैसा आप देखना चाहते हो चीज़ों को या एक्सपीरियंस करना चाहते हो, आप उस तरह से देखते हो, बट एक्चुअली जो देखना चाहिए आप उसको इग्नोर कर देते हो। जिस तरह से आपको सिचुएशन अपने अकॉर्डिंग चाहिए वैसे आप उसको देखते हो। देन बैरियर्स हमारे ख़त्म होते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं स्ट्रैटेजीज फॉर इम्प्रूविंग परसेप्चुअल स्किल्स। आप किस तरह से अपने परसेप्चुअल किसी के बारे में जब इमेज क्रिएट कर रहे हो, धारणा बना रहे हो, परसेप्शन बना रहे हो, तो उसको आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हो। नोइंग वन सेल्फ एक्यूरेटली। अपने आप को सबसे पहले अच्छे से जानो, फर्स्ट पॉइंट है। इसमें सबसे पहला आपको पॉइंट आता है जौहरी विंडो का। जौहरी विंडो में आपने बेसिकली मैंने आपको करवाया था, जौहरी विंडो आपकी ऐसे करके बनेगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ एरियाज होंगे जो बाहर वालों को भी पता है और ये आपको पता है। ये ऐसे से एरियाज आएंगे तो जो बाहर वालों को भी पता है और आपको भी पता है, उसको हम ओपन एरिया बोलते हैं। मैंने आपको क्लास में भी बताया था, ओपन एरिया उसको बोलते हैं। एक ब्लाइंड स्पॉट ऐसा होगा, इंफॉर्मेशन अदर सीज बट यू आर अनअवेयर ऑफ इट। अब ये इंफॉर्मेशन बाहर वालों को तो पता है, तो इसको हम बोलेंगे ब्लाइंड। आप अपने नज़रिए से देखो कि आपको नहीं पता, यहाँ पे आप हो, यहाँ पे सोशल ले लेते हैं, बाहर वाले लोग हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नहीं पता लेकिन बाहर वाले आपके बारे में जानते हैं। हिडन एरिया ऐसा एरिया होगा जो बाहर वाले भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते। और अननोन एरिया ऐसा होगा जो कोई भी नहीं जानता, ना आप जानते हो ना बाहर वाले जानते हो। हिडन एरिया में वो एरिया आ जाएगा जहाँ पे आपको तो मालूम है लेकिन बाहर वालों को आपके बारे में नहीं मालूम, वो आपका कोई हिडन टैलेंट हो सकता है। तो जौहरी विंडो से आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले दूसरों के बारे में परसेप्शन बनाने से पहले अपने आप को अच्छे से जानो थ्रू जौहरी विंडो। देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एम्पैथसाइज विद अदर्स। दूसरों के प्रति एम्पैथी दिखाओ, दूसरे के प्रति सद्भावना दिखाइए। किसी को गलत प्रिसीव मत कीजिए, दूसरों को समझने की कोशिश कीजिए। पुटिंग योर फुट इन समवन एल्स शूज़, ऐसे हम बोलते हैं। अपना जो पैर है किसी दूसरे के जूते में डाल के देखो, तब आपको फील होगा। उसकी जगह पे खड़े होके देखो, बैठ के देखो, तब आपको पता होगा वो पर्सन किस सिचुएशन में है। उसके अकॉर्डिंग उसको प्रिसीव कीजिए। हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, अपना एटीट्यूड दूसरों के प्रति पॉजिटिव रखिए। पोस्टपोन इंप्रेशन फॉर्मेशन, आप एकदम से क्विक जजमेंट्स मत बनाइए, एकदम हेस्टी जजमेंट्स मत बनाइए। हेस्टी जनरलाइजेशन इसको हम बोल सकते हैं, हेस्टी, ठीक है। क्विक जजमेंट्स बनाना बंद कीजिए। दूसरों को पहले टाइम दीजिए, टाइम देने के बाद उनको समझिए, उसके बाद परसेप्शन क्रिएट कीजिए अबाउट समवन। कम्युनिकेटिंग प्रॉपर्ली, दूसरे पर्सन के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कीजिए। कंपेयरिंग वंस परसेप्शन विद दैट ऑफ अदर्स, एक पर्सन का परसेप्शन दूसरे पर्सन के परसेप्शन के साथ कंपेयर कीजिए। अपना परसेप्शन दूसरे के साथ कंपेयर कीजिए कि मेरे ये व्यूज़ है, आपके क्या व्यूज़ है इस पर्सन के रिगार्डिंग। देन इंट्रोड्यूसिंग डाइवर्सिटी मैनेजमेंट,
प्रोग्राम्स, अलग अलग प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस कीजिए जिससे आप दूसरे के पर्सपेक्टिव्स को, कल्चर्स को, बैकग्राउंड्स को और अच्छे से जान पाए एक कंपनी में रह के, ठीक है। देन परसेप्शन ऑर्गेनाइजेशन में कैसा होता है, अब हमने परसेप्शन तो सीख लिया, लेकिन परसेप्शन अब ऑर्गेनाइजेशन से किस तरह से लिंक करता है। जब आप एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करने जाते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप दूसरों को किस तरह से जज करते हो, किस तरह से प्रिसीव करते हो, कैसे उनके रिगार्डिंग परसेप्शंस क्रिएट करते हो। तो यहाँ पे वही पढ़ेंगे हम। अब आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। सो परसेप्शन एंड स्ट्रेस। अब आप परसेप्शन ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बनाओगे, सबसे पहले पॉइंट आता है आपका परसेप्शन एंड स्ट्रेस। रोल ऑफ परसेप्शन क्या रहेगा यहाँ पे, स्ट्रेस ऑफन रिजल्ट फ्रॉम हाउ एम्प्लॉय प्रिसीव देयर एनवायरनमेंट, वर्कलोड एंड रिलेशनशिप विद कलीग्स और सुपीरियर्स। परसेप्शन, आपका स्ट्रेस बेसिकली कैसे, किस पे डिपेंड करता है कि आप, जब आप एक एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय जब आपका काम करने जा रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में काम कर रहा है, तो उसका स्ट्रेस जो है मैनेज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ना रहे। तो ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा वो कैसे इन्वायरमेंट में काम करता है, कैसा उसका वर्कलोड है, कितना काम है उसके पास, या अपने कलीग्स हैं, सुपरवाइजर्स के साथ उसके कैसे रिलेशनशिप्स हैं। ये सब देख के आप उसके रिगार्डिंग परसेप्शन बनाइए। मे बी वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, अगर उसको आप उस बेसिस पे जज करेंगे कि ये तो बहुत रूड है, तो वहाँ पे आपका परसेप्शन में एरर आ जाएगा, आप गलत रिसीव कर लेंगे। देन परसेप्शन इन एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज़। अब परसेप्शन कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज़ में कैसे आ जाता है, कंपनी में, कंपनी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है, वहाँ पे आप किसी को ज़्यादा फेवर कर सकते हो, या फिर आप किसी की बॉडी लैंग्वेज, अपीयरेंस के बेसिस पे आप उसको जज कर सकते हो। हालो इफेक्ट इसको हम बोल सकते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा हालो इफेक्ट, किसी ने बुरा थोड़ा सा एंट्री में गड़बड़ कर दी तो आपको लगा कि नहीं इसको तो कुछ नहीं आता जाता है, और इस बेसिस पे आपने गलत प्रिसीव करके गलत एम्प्लॉय को इंटरव्यू में सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे परसेप्शन का रोल रहता है आपका। देन आ जाते हैं परसेप्शन एंड परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन। जैसा आपने प्रिसीव किया था, जैसे आपने परसेप्शन बनाया था, धारणा बनाई थी कि ऐसा काम करेगा, और परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशंस रखी हैं उसके साथ, वैसा अगर वो नहीं कर पाता तो वहाँ पे ये चीज़ आपकी इन्फ्लुएंस कर जाएगी। देखिए, एक यहाँ पे पिग्मैलियन इफेक्ट की बात की जा रही है। पिग्मैलियन इफेक्ट भी हालो इफेक्ट की तरह होता है। पिग्मैलियन इफेक्ट में क्या होता है, आपने जैसे एक पिग्मैली मतलब आप जब हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हो किसी से, अगर एक स्टूडेंट है यहाँ पे, मैंने इसको बोल दिया कि मेरे को आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है, इसके अंदर कहीं ना कहीं मोटिवेशन आ जाएगी। ये सोचेगा टीचर मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखता है, क्यों ना, वाई नॉट मैं अच्छा परफॉर्म करके दिखाऊँ एग्जाम्स में, सो दैट मेरे टीचर्स को प्राउड फील हो। दैट इज़ पिग्मैलियन इफेक्ट। आप एक अच्छा मोटिवेशनल पॉइंट दे के आप अच्छा एक्सपेक्ट करके किसी बच्चे से अच्छा काम करवा सकते हैं, दैट इज़ पिग्मैलियन इफेक्ट। तो रोल ऑफ परसेप्शन यहाँ पे भी आपका एक्सपेक्टेशंस पे भी डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, परसेप्शन इन परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। अब परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के टाइम पे भी आपका परसेप्शन काम आता है, कहीं ना कहीं बायसेस आ जाते हैं, कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म आ जाता है, आप बायस हो जाते हो, जो पर्सन आपको अच्छा लगता है आप उसको अच्छे से इवेलुएट कर पाते हो। आपको लगता है, कहीं बार एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप पेपर चेक कर रहे हो और एक स्टूडेंट है जो बहुत अच्छा क्लास में परफॉर्म करता था, उसका पेपर देखा मैंने, ऐसे से चेक कर दिया, विच इज़ रॉन्ग, वैसे आपको नहीं करना है। इस तरह से परसेप्शन आपका खराब, ये परसेप्शन आपको गलत डायरेक्शन में लीड कर रहा है। देन आ जाते हैं परसेप्शन एंड एम्प्लॉय एफर्ट्स। अब एम्प्लॉय, हाउ एम्प्लॉयज़ प्रिसीव देयर वर्क, एम्प्लॉयज़ किस तरह से वर्क को प्रिसीव करेंगे, देयर रोल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनका रोल कैसा, एंड देयर कंट्रीब्यूशन कैन अफेक्ट देयर लेवल ऑफ एफर्ट्स एंड एंगेजमेंट। अब आपका जो परसेप्शन, अब एम्प्लॉयज़ अगर आप चाहते हो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम करें, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, और वो वर्कर्स जो हैं आपके, वो अपने काम को किस नज़रिए से देख रहे हैं, वो अपनी कंपनी को किस नज़रिए से देख रहे हैं, और किस तरह से कितने एफर्ट्स उसके बेसिस पे वो अपने काम में डाल रहे हैं। तो यहाँ पे भी परसेप्शन आपका काम आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। देन परसेप्शन एंड एम्प्लॉय लॉयल्टी। अब एम्प्लॉय कितनी लॉयल है अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, वो रिकग्निशन चाहते, ग्रोथ चाहते, ये सब चीज़ें उनको मिलेगी तो उनकी लॉयल्टी भी इंक्रीज होगी, हैंस आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। दैट इज़ वाई परसेप्शन इन ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन आ जाते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। आजकल इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा कंसेप्ट चल रहा है कि इमोशनली इंटेलिजेंट होना आपको बहुत ज़रूरी है। एक तो होता है इमोशनल आपका क्वेश्चन,
तो वहाँ पे आईक्यू जो है आपका वो अलग, इंटेलिजेंट क्वेश्चन अलग चीज़ है, इमोशनल इंटेलिजेंस अलग चीज़ है। इमोशनली किसी को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड। सबसे पहले दूसरे के इमोशंस को समझिए, अपने इमोशन को समझिए, सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग आप अपने आप को जानिए कि आप किस सिचुएशन में हो, आपको गुस्सा आता है या नहीं, आप कितने सॉफ्ट हार्टेड हो, उसके बेसिस पे आप दूसरों को जज कीजिए। देन मैनेजिंग आर ओन इमोशंस, अपने इमोशंस को काबू करना सबसे पहले सीखिए। उसके बाद आता है मोटिवेटिंग आवर सेल्फ, अपने आप को मोटिवेट कीजिए कि आप ये काम कर सकते हैं। रिकॉग्नाइजिंग द मोशन ऑफ अदर, दूसरे के इमोशन को समझना अब स्टार्ट कीजिए। उसके बाद अपने रिलेशनशिप्स अच्छे से हैंडल कीजिए, दूसरे पर्सन के साथ अपने रिलेशनशिप्स अच्छे से हैंडल कीजिए। देन आते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को आप प्रैक्टिस में किस तरह से ला सकते हैं, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन आईक्यू वर्सेस इमोशनल इंटेलिजेंस मीन्स इंटेलिजेंट क्वेश्चन वर्सेस इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इसके ऊपर हमने एक मॉडल किया था, आई थिंक जिन बच्चों ने नहीं लगाया होगा वो देख लेना। जेक ब्लॉक का हमने एक बार मॉडल किया था। जेक ब्लॉक में उन्होंने बताए हैं कुछ ट्रेड्स, जो आईक्यू जिनका ज़्यादा होता है वो मेल्स कैसे होते हैं, वो फीमेल्स कैसे होते हैं, इन्होंने ये बताया। जिनका इंटेलिजेंट क्वेश्चन, जो इंटेलिजेंट है काफ़ी ज़्यादा, दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा तेज़ लोग हैं, वो इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, मेल्स में ये देखा जाता है। इन्होंने सिर्फ एक स्टडी की थी विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर सिलेबस, बट फिर भी टिपिकली असर्टिव, इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट फीमेल्स होती हैं जो इंटेलिजेंट होती हैं। एंड ईक्यू की बात करें, वहीं इमोशनल इंटेलिजेंस वाले मेल कैसे होते हैं, वो सोशली स्किल्ड होते हैं, सोशली बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं। वेयर एज फीमेल वार्म होती हैं, नर्चरिंग होती है, इमोशनली एक्सप्रेसिव होती हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, इन्होंने भी ऑब्जर्व किया था कि ईक्यू जो फैक्टर है मेल एंड फीमेल में दोनों में ज़्यादा अच्छा उभर के आता है। रेदर अगर आप आईक्यू आपका ज़्यादा है तो आप कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा नहीं, आपने भी देखिए ऑब्जर्व किया होगा, जो आईक्यू जो पर्सन, जो मेल खासकर इंटेलिजेंट होते हैं वो ज़्यादातर इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं, वेयर एज फीमेल्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करती हैं। बट जो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं उनमें ओवरऑल क्वालिटीज़ कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती हैं। तो यहीं तक था हमारा आज का चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हम 14 चैप्टर करेंगे, दैट इज़ पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ना भी ज़रूरी है। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। देखिए हमने आज परसेप्शन कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट हम पर्सनैलिटी करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।